Morning. Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated September 17, 2024 and the day is Tuesday. सबसे पहले आप लोग सब अच्छे से हों, मैं आशा करती हूँ। स्टार्ट करते हैं हेडलाइन से। तो पहली न्यूज़ ये है कि जो आरजी कार जो हॉस्पिटल में 1 महीने पहले जो हीनियस क्राइम हुआ था, रेप केस, उसमें जो डॉक्टर्स हैं अभी भी वो धरने पे बैठे हैं और उन्होंने अभी बातचीत करी है ममता बनर्जी जी से, जो कि क्या है, सीएम है वेस्ट बंगाल की। तो अब उनसे बातचीत करेंगे। जब तक वार्तालाप नहीं होगा ना, तब तक कोई भी इशू नहीं सॉल्व होता है, सिर्फ धरने पे बैठने से नहीं होता। तो अब ये मीटिंग से क्या होगा, एक ब्रेक थ्रू निकलेगा। जब बातचीत होगी ना, डायलॉग डिबेट होता है ना, तब जाके कोई चीज निकलती है। इससे क्या होते हैं, ये इस तरह के प्रोटेस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहती है। गवर्नमेंट को जरूरी है कि अब इस पर कुछ चेंज लाया जाए। महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं होगी तो देश का विकास हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की कुछ ऐसी घटनाएं जो है वो बिल्कुल से खत्म हो जाए, इसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब इस पे बात होगी, तो देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हो रही है, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद 10 साल में पहली बार जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें फेज 1 की जो कैंपेनिंग है वो खत्म हो गई और वोटिंग कब होगी, तो वो 18 तारीख को होगी। यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये कि 10 साल बाद हो रही है इलेक्शन। दूसरी चीज ये कि जम्मू कश्मीर में 90 असेंबली सीट्स हैं, जिसमें 18 तारीख को वोटिंग होगी, जिसमें से 18 तारीख को जो वोटिंग होगी वो 90 में से 24 सीट्स के लिए होगी और इस 24 में से 16 जम्मू कश्मीर के होंगे और बाकी के 8 जो है, जो 16 जो है वो कश्मीर के होंगे और बाकी के 8 जो है जम्मू के प्रोविंस के इलेक्शन होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार न्यूज में इसीलिए आ रहा है क्योंकि 10 साल में पहली बार हो रहा है ये। ठीक है। दूसरी आप ये हेडलाइन ये देख सकते हो कि अब जो है वो गुजरात में भी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रही है, जिसको फेज 2 ऑफ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। और इससे यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारे जो पीएम है वो इसकी इनॉग्रेशन के लिए आए हुए हैं। कहाँ पे, गुजरात में। तो गुजरात के सीएम कौन है, तो उनका नाम है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर कौन है गुजरात के, तो आचार्य देवव्रत। ठीक है। तो ये 2 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब फेज 2 आ चुकी है अहमदाबाद में मेट्रो, तो मेट्रो आपको पता है दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में भी इनफैक्ट मेट्रो है। मेट्रो जरूरी क्यों हो जाती है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है ना वो आसान हो जाता है। ट्रैफिक का आपको पता ही इतना इशू है रोड पे, तो जब मेट्रो की सुविधा होती है ना तो लोग जल्दी अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं और बहुत विस्तार होता है। तो ये, और डीजी यात्री के बारे में तो हम डिटेल में देखेंगे ही। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में न्यूज को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज जो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है वो ये है, हाँ जी, पहली न्यूज ये है कि डीजी यात्रा में जो आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो क्या चाहती है कि एविएशन में गार्ड रेल्स आए और ऐप को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। तो देखिए, नीति आयोग एक स्टडी कंडक्ट करने वाली, इस स्टडी में उसको कुछ डेटा चाहिए था। उसके अलावा आरटीआई फाइल की गई है, तो आरटीआई फाइल करके कुछ डेटा मांगे गए हैं। तो उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और होम अफेयर्स है, इन्होंने कुछ डेटा प्रोवाइड किया है। इस डेटा में इन्होंने क्या बोला है कि 55 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया है डीजी यात्रा ऐप को और 5 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है डीजी यात्रा के साथ, तो क्योंकि इसमें आपके जो है वो बायोमेट्रिक शेयर हो रही है, तो प्राइवेसी का इशू हो जाता, कोई गलत यूज कर ले मेरे डेटा का, क्या ही पता। तो इसी के लिए उसमें गार्ड रेल लगाने की जरूरत है, ऐसा आईटी बोला। गार्ड रेल क्या हो सकती है, कोई भी चीज जो इस टेक्नोलॉजी को मिसयूज होने से रोके, उसको हम लोग गार्ड रेल बोल रहे हैं। जैसे कि गार्ड होता है ना, वो क्या करता है, बचा के रखता है। ठीक है। तो गार्ड रेल की जरूरत है। अब देखिए, अब इससे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, वो है डीजी यात्रा। डीजी यात्रा क्या है, तो डीजी यात्रा एक बेस्ट सिस्टम यूज करने वाला फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है। एयरपोर्ट पे आप जब भी जाते हो ना, जब आपकी चेकिंग हो जाती है तो आपसे बोर्डिंग पास मांगा जाता है और बोर्डिंग पास देने के बाद जो है वो तब आप अंदर जा सकते हैं। अब बोर्डिंग पास के लिए लंबी चौड़ी लाइन होती है, लेकिन जब ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा तो वहां पे एक मशीन लगी रहेगी, वहां पे आपकी शक्ल देखेगा ये, और शक्ल देखने के बाद वो देखेगा कि हाँ मेरी ही शक्ल है, मैंने टिकट बुक किया, चलो तुम जाओ। तो सोच रहे हो आप कि कितनी लंबी जो है वो लाइन जो है वो उससे लोग बच सकते हैं, और किसकी मदद से, फेस को रिकॉग्नाइज करने करके। तो फेस रिकॉग्नाइज कैसे होता है, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक क्या होता है, जब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने बायोलॉजिकली किसी को पहचान सके। अब बेस्ट क्या है ना, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको जीपीटी याद है, उसका फुल फॉर्म आ गया था एग्जाम में, क्या पता बेस्ट आ जाए। बेस्ट का फुल फॉर्म होता है बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो ये जो डीजी यात्रा वो बेस्ट को यूज करता है।
ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, तो ये चेक इन सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब चेक इन करने के टाइम जो लंबी लंबी लाइनें थी अब वो इससे बंद हो सकती हैं। इस इनिशिएटिव को डिजी यात्रा चीज को लाने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने पहल की, तो वो मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और ये कब रोल्ड आउट हुआ था, ये जो डिजी यात्रा स्कीम है, ये 2022 में। इसके अंदर क्या करना पड़ता है, एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है और एयरपोर्ट पे आप जाओगे, वो ऐप के थ्रू आपका डिजी यात्रा में स्कैन हो जाएगा आपका फेस, और फिर एकदम मस्ती से जाओ। और जब इस तरह से सीमलेस ट्रैवल होता है ना, तो क्या होता है कि ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं एयरप्लेन से, ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, ज्यादा इजिली करेंगे तो उतनी ही इकोनॉमी में पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो ओवरऑल ग्रोथ होगा हमारा। उसके अलावा अगर हम लोग इस तरह से ट्रैवल करेंगे तो कहीं ना कहीं कनेक्शंस भी अच्छे होंगे। तो ये पूरा एक सर्कल है, ठीक है, साइकिल है इनफैक्ट। अच्छा, अभी तक 13 एयरपोर्ट में डिजी यात्रा की सुविधा है, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, 2-3 के आप नाम कमेंट सेक्शन में आप भी बता दें। ऐसे टोटल 13 हैं, 2-3 के नाम आप बताएं, ठीक है। और अभी ऐसा बोला जा रहा है कि 2024 के एंड तक 14 में और लग जाएंगे। तो डिजी यात्रा जो है ना, इसको बनाया किसने, तो डिजी यात्रा फाउंडेशन ने। डिजी यात्रा फाउंडेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एनजीओ बोल रहे हैं। और इसमें 75% शेयर जो है वो आपकी एक प्राइवेट कंपनी का है, और बाकी के जो 26% है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शेयर ले रखा है। तो यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा इस फाउंडेशन में हाथ है। तो ये सारी कुछ चीजें आपके लिए, ये तो पूरा प्रीलिम से सेंट्रिक हो गया, ठीक है, जो प्रीलिम की चीज हो गई, और थोड़ा आपको न्यूज बता दी। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो देखिए, वेदर प्रूफिंग की बात की जा रही है। आपको बता दूं कि 2012 में नेशनल मानसून मिशन लॉन्च होता है। ये मिशन क्या करता है, एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। अम्ब्रेला फ्रेमवर्क का मतलब हुआ कि जब बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेमवर्क एक बड़े से छाता के नीचे आ जाए तो उसको अम्ब्रेला फ्रेमवर्क करते हैं। पहले अलग अलग तरह का फ्रेमवर्क था, ये वाला वेदर चेक करता है, ये वैसे वेदर चेक करता था। 2012 में जब मानसून मिशन नेशनल मानसून मिशन लॉन्च होता है तो वो सारे एक के अंदर आ गए, यानी कि एक उन सबको मॉनिटर करेगा, ठीक। ये मिशन 2012 में आया, लेकिन आपको पता है 2012 के बाद से हमारा क्लाइमेट चेंज जो है और ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो वेदर पैटर्न और ज्यादा क्योटिक हो गए आने वाले सालों में। तो अब क्या जरूरत है, आपको क्या पता कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी बर्फ गिर जा रही है, कभी ओले गिरने लग जा रहे। तो इस तरह के क्योटिक वेदर पैटर्न के लिए ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत पड़ने लग गई। ज्यादा प्रिसीजन का मतलब ज्यादा अच्छा ऐसा कोई टूल होना चाहिए जो ज्यादा ये अनप्रिडिक्टेबल चीजों को प्रिडिक्ट कर पाए। तो इसके लिए क्या हुआ, हमारी जो कैबिनेट है उन्होंने लास्ट वीक क्लियर किया 2000 का मिशन मौसम के अंदर इंडिजिनस रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स होंगी। इंडिजिनस का मतलब होता है देसी, अपनी देसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्पीड और ह्यूमिडिटी पे बताएंगे कि वेदर कैसा होने वाला है। इसके अंदर क्या क्या होगा, तो 70 डोपलर रेडार होगा, उसके अलावा 10 विंड प्रोफाइलर होंगे, और उसके अलावा 10 रेडियोमीटर होंगे। तो कल को एग्जाम में ये एक डॉपलर रेडार, प्रोफाइलर, रेडियोमीटर आया तो वो वेदर प्रिडिक्शन से रिलेटेड है, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा ये, ठीक है। और हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इसको देखेगा। लेकिन आपको पता है कि अभी जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा इरेटिक है। इरेटिक का मतलब बहुत ही अलग है, मतलब बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक। तो उसके लिए अब एक रिसर्च में क्या कहा गया कि अगर हम लोग एआई को यूज करें ना तो प्रिसीजन और बढ़ेगा। प्रिसीजन मतलब एकदम सटीक होगा। तो ये प्रिसीजन बढ़ाने के लिए एआई का मदद यूज किया। एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का पोटेंशियल यूज करेंगे तो हमारी कंट्री क्लाइमेट स्मार्ट हो जाएगी। क्लाइमेट स्मार्ट, जब भी किसी में एआई वगैरह यूज होता है ना, या इंटरनेट ऑफ थिंग, तो वो चीज स्मार्ट हो जाती है। तो ये हमारी कंट्री क्लाइमेट स्मार्ट हो जाएगी। तो बोला जा रहा है एआई का यूज करके देखो। उसके अलावा क्लाउड सीडिंग तरीके यूज कर सकते हैं हम लोग रेनफॉल को कंट्रोल या करने के लिए। जैसे आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था, आपको क्लास ली थी तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड हम लोग यूज करते हैं। सिल्वर आयोडाइड यूज करने की वजह से क्या होता है कि आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं, और ये आर्टिफिशियल रेन जो है वो पोल्यूशन कहीं ना कहीं कम करने में भी मदद करता है। तो ये जो सिल्वर आयोडाइड या आर्टिफिशियल सीडिंग, ये क्लाउड सीडिंग वाले तरीके, ये सब कौन सी कंट्री, यूएस, चाइना वगैरह ने भी यूज किया है कहीं ना कहीं वेदर को चेंज करने के लिए। तो हमारी कंट्री भी ये सारी चीजों को यूज करे, लेकिन एआई को यूज करने के लिए एक बैलेंस की जरूरत है कि कुछ रियलिस्टिक भी हो। एकदम सब एआई से कर देंगे तो रियलिस्टिकनेस नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। तो ये एक तरह की चीज होगी। उसके अलावा ये करने से क्या होगा, हमारा कंट्री क्लाइमेट रेजिलिएंट बनेगा। कुछ भी होगा, आपको एक चीज बता दूं कि इतना इरेटिक बिहेवियर होने की वजह से आज देखा क्या गया है कि फ्लड और लैंडस्लाइड से ज्यादा ये बारिशों से लोगों की जान जा रही है, ठीक है। तो इसको ठीक करना पड़ेगा। आपको पता है कि लास्ट ईयर सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था। एक ग्लेशियर था, वहां पे एक
लेक थी, उस लेक में अचानक से पिघल गया और इतना पानी आया कि कितने हजारों लोग डूब के मर गए। ठीक है, तो वो इस तरह की वल्नरेबल स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हमारी जान ही चली जाए। तो इस टाइम जो है वो मिशन मौसम जैसे इनिशिएटिव्स हेल्प करेंगे, क्यों, ज्यादा रोबस्ट बना देंगे अप्रोच को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा, आपको पता है हमारी बुक है बीपीएससी तर्कस, करेंट अफेयर की बुक है, आप इसे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि पढ़ोगे और क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे तो समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। करंट अफेयर देख सकते हो आप लोग, ये भी हमारे अभ्यास प्रैक्टिस बुक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एंटीबायोटिक ओवर यूज ने 33% सेप्सिस डेथ की है इंडिया में एक स्टडी के मुताबिक। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। पहली चीज है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एएमआर। ये होता क्या है, तो ये एक कंडीशन होती है ना जिसमें बैक्टीरिया या किसी भी तरह का माइक्रोब या पैरासाइट या कोई भी माइक्रोब जो है ना वो इतना ज्यादा, कोई भी आप उसको दवाई दो वो रेजिस्टेंट हो जाता है, उस दवाई से मरता ही नहीं रहता, उसको एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो दो तरीके से। पहला तो आप इनकरेक्ट डोजेज लो, मतलब आपको डॉक्टर ने बोला कि 20 दिन की दवाई है, आपने 10 दिन में लिया, मैं तो ठीक हो गया, मैं तो छोड़ दे रहा हूँ बाकी के 10 दिन। वो जो 10 दिन आप छोड़ देते हो ना, जैसे हमारे शरीर को याद हो जाता है कि कौन सी बीमारी है, वैसे उन बैक्टीरिया को भी याद हो जाता है कि कौन सी बीमारी से लड़ रहे हैं। तो उनका वो याद कर लेते कि हाँ ये वाली दवाई आएगी ना तो ये मुझे मारने की कोशिश करेगी। अब दूसरी बार जब आप वही दवाई से उसी बीमारी को खत्म करना चाहोगे तो अब वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुका है। ठीक है, उसने पहचान लिया है तो अब वो मरेगा ही नहीं उससे। तो ये होता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस में बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस का भी हो सकता है और अलग अलग चीजों का हो सकता है। तो ये जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना, ये एंटीबायोटिक ओवर यूज, पहला तो इनकरेक्ट डोजेस, दूसरा ओवर यूज। कभी आपके डॉक्टर हर चीज के लिए एंटीबायोटिक दे दे, सर्दी हुई है ले लो एंटीबायोटिक, खांसी हुई है ले लो, आप खुद ही डॉक्टर ही क्या आप खुद ही हर चीज में एंटीबायोटिक ले लो, कि तो वो ओवर यूज है, जरूरत नहीं थी फिर भी ले रहे हो तो क्या होगा, रेजिस्टेंट ही हो जाएगा ना बैक्टीरिया, उसको तो आदत हो जाएगी हाँ इससे मेरे को मारने की कोशिश करा, अब ये दवाई से मैं किसी तरह से लड़ लूंगा। तो ये होती है एंटीबायोटिक ओवर यूज। अब इससे हो रहा है सेप्सिस, तो इंपॉर्टेंट है सेप्सिस क्या है। सेप्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें क्या होती है, हमारी बॉडी जो है ना कोई भी इंफेक्शन से लड़ तो पाती नहीं है, शॉक में चली जाती है उल्टा, उसको कहते हैं सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या होता है कि अचानक से बीपी लो हो जाएगी, ऑर्गन फेलियर हो जाता है सेप्टिक शॉक में। सेप्टिक कोई मजाक नहीं है, जानलेवा है। ऑर्गन फेलियर हो जाता है, हार्ट बंद हो जाएगा, लंग बंद हो जाएगा, लिवर बंद हो जाएगा और सीधे डेथ ही होती है। तो 33% डेथ इस एंटीबायोटिक ओवर यूज के वजह से हो रहा है। तो लैंसेट स्टडी ने भी यही बताया कि 10 लाख से ज्यादा सेप्सिस केसेस जो है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से हो रही है। और सेप्सिस की डेथ में क्या होता है, जब इम्यून सिस्टम, सेप्सिस होता क्या, तो इम्यून सिस्टम जो है हमारा अपना इम्यून सिस्टम वो ऑर्गन फेलियर ही करा दे, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं सेप्सिस, जो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा ये जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेंड है उसके ऊपर ग्लोबल रिसर्च और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट ने रिसर्च भी किया है। ये यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्री के लिए कि 3 कॉमन रेजिस्टेंट पैथोजन है इंडिया में, ठीक है, जो है हम लोगों के लिए एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हैं सबसे खतरनाक। वो 3 कौन है, तो पहला इकोलाई, दूसरा है क्लेब्सिला निमोनी और तीसरा है एसिनोबैक्टर बोमानी। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। उसके अलावा इंडिया में एक ड्रग बग कॉम्बिनेशन है जिससे सबसे ज्यादा देहांत होते हैं लोगों के। उसमें क्या है, अमीनो पेनिसिलिन दे दो और वो ऐसा माइक्रो एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक, ऐसा एंटीबायोटिक है जो इकोलाई को रेजिस्टेंस है। और जब किसी को इकोलाई का इशू होता है और वो ये वाला बैक्टीरिया ले ले तो उसमें क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा डेथ देखी जा रही है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, सेप्सिस और एंटीबायोटिक, माइक्रोबियल मिसयूज और ये 3 नाम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है वो प्रोजेक्ट चीता का ऑडिट हुआ, ठीक है, और ये मैंने बहुत कोशिश की बट ये ना क्लियर नहीं आ पाया, तो आप लोग मुझे प्लीज क्षमा कर दें इस चीज के लिए। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैंने इसको आप लोगों के लिए पढ़ा है तो मैं समझा देती हूँ कि इसमें न्यूज क्या थी। न्यूज ये थी कि ऑडिट हुआ। ऑडिट का मतलब होता है चेक होना कि किसने कितने पैसे खर्च किए, कि कितना सही किया नहीं किया। तो जब ऑडिट हुआ ना प्रोजेक्ट चीता का, तो देखा गया कि बहुत एक्सेसिव फंड मिसयूज हुआ। 90 लाख रुपए मिसयूज हुए लेबर को देने के लिए, बाकी के 20 लाख रुपए यूज हुए जेसीबी के लिए। मतलब कुछ कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जितना जरूरत था उससे ज्यादा खर्चा कर दिया गया। तो इसमें क्या निकला,
इससे सोल्यूशन ये निकला कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि सेंटर और स्टेट में कोऑर्डिनेशन नहीं है। सेंटर पैसा भेज रही है, स्टेट उसका क्या यूज करे, और इस बीच में अनजस्टिफाइड एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ऐसे खर्चे जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और ये ऑडिट जो हुई वो 2022 के टाइम ऑडिट ने नोट किया कि सबसे ज्यादा खर्चा हुआ लेबर में भी, मशीनरी में, जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा था। तो इससे क्या हो रहा है कि ये देखिए इंपॉर्टेंट ये है, इस आर्टिकल में दिया था कि कोई एलिगेशन नहीं लगा रही गवर्नमेंट की कूनो नेशनल पार्क के लोगों ने कोई गलत काम किया, करप्शन किया, नहीं। ये बस एक जांच होगी कि कहाँ इतने पैसे मिसयूज हो गए, तो वो जांच होगी तो पता चलेगा, तो अच्छे से ऑडिट हो पाएगा। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट चीता। मैं इसे आपको प्रोजेक्ट चीता बताना चाहती हूँ, एम यही है क्योंकि यही प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट चीता लॉन्च होता है 17 सितंबर 2023, यानी कि अभी 1 साल हो गया इसको आज के दिन। ठीक है, तो इसलिए इसका सालगिरह आप बोल सकते हैं। एम क्या था इसका, तो 35 चीता लाने थे आने वाले 10 साल में। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि वर्ल्ड का ये पहला इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था। अफ्रीका और एशिया, दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में ये ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इसको इंटर कॉन्टिनेंटल बोलेंगे ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पे चीता हुआ ये क्यों, क्योंकि इंडिया का जो, देखो दो तरह के चीता होते हैं, एक अफ्रीकन एक एशियाटिक। तो जो एशियाटिक चीता है ना वो हमारे एशिया यानी इंडिया में बहुत पाया जाता था, लेकिन 1950 की सदी में ये एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सटिंक्ट का मतलब एकदम खत्म, एक भी जीन नहीं बचा। जब कोई जानवर एक्सटिंक्ट हो जाता है ना तो उसका एक भी जीन पूल नहीं बचता, और जीन के नहीं बचने की वजह से क्या होता है ना कि अब आप उसको वापस नहीं ला सकते। एक बार जीन लॉस हुआ ना तो इट इज फॉर एवर, वापस नहीं लाया जा सकता। तो अब क्या किया जा रहा है कि वो तो खत्म हो गया, तो चला गया, लेकिन अफ्रीकन चीता आज भी तो है। तो अफ्रीका से चीता को बुलाया जा रहा है कि अगर एशिया में चीता सर्वाइव कर रहे थे तो अफ्रीकन भी शायद कर जाए। तो इसके लिए ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट हुई। कहाँ से मंगाया गया, तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका, दो कंट्रीज है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वहां से मंगाया गया। ठीक, तो ये वाला कुछ चीज था। कहाँ पे मंगाया गया, तो कूनो नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी, अब इसी के बहाने थोड़ा चीता के बारे में बात कर ले, तो चीता फास्टेस्ट लैंड एनिमल, इतना तेज भागता है ना कि 1 घंटे में 98 किलोमीटर के अराउंड भाग लेगा, बहुत ज्यादा स्पीड हुई है। और अगर हम लोग इसका स्टेटस देखें, आईयूसीएन स्टेटस बोलते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, कितना इंडेंजर्ड है, तो आईयूसीएन स्टेटस अफ्रीकन वाले का वल्नरेबल है। ठीक है, जबकि जो एशियाटिक माने कि एशिया में अभी भी कुछ चीता बचे हैं, इंडिया में तो नहीं बचे, लेकिन सेंट्रल एशिया में आज भी है। तो इस सेंट्रल एशिया में कौन सी कंट्री में है वो आप बताइए। देखो एरिया तो मैंने आपको बता दिया सेंट्रल एशिया, पर वहां पे कहाँ है वो आप लोग मुझे बताएंगे। तो ये किससे बिलोंग करता है, तो एक बिग कैट फैमिली है जिसको फेलिडी फैमिली, यानी कि कैट है चीता, फेलिडी फैमिली का बिलोंग करता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो एसिनोनिक्स जुबेटस है नाम। ठीक है, और एशियाटिक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब इसके बाद अब एक्सटिंक्ट ही होगा अगर ये खत्म हुआ तो। और वल्नरेबल जो है वो आईयूसीएन अफ्रीका वाला है। आईयूसीएन क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये स्टेटस देती है। आईयूसीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। देखिए प्रेगनेंसी जो है ना, एक औरत बहुत ही चमत्कारी चीज करती है कि एक बच्चे को जन्म देना अपने खून पसीने से, अपने शरीर के अंदर, ये एक नए जीवन को जन्म देना, ये कोई मजाक की बात नहीं होती। और इसके लिए औरतों को बहुत लॉस झेलना पड़ता है प्रेगनेंसी में। बॉडी का, औरत का हार्मोनल चेंज हो जाता है, उसका कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट में चेंजेस हो जाती है, रेस्पिरेशन, जीआईटी, यूरिनरी सब चेंज होते हैं। लेकिन एक नए स्टडी ने क्या बताया कि ब्रेन तक में चेंज आ जाता है। यानी एक माँ एक बच्चे को जन्म देने के लिए अपने शरीर के साथ अपने शरीर के लॉस के लिए भी तैयार होती है। तो ये बहुत ही बड़ा, इसीलिए इतनी पूजनीय होती है माता। तो जो ये प्रेगनेंसी है, इसमें क्या स्टडी ने रिवील किया, इसने एक स्कैनिंग करी औरतों के ब्रेन पे 26 टाइम, जब तक उन्होंने प्रेगनेंसी शुरू की, प्रेगनेंसी खत्म की, और इसके बाद भी, जिसको पोस्टपार्टम बोलते हैं। जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है ना उसको पोस्टपार्टम बोलते हैं। पोस्टपार्टम मतलब प्रेगनेंसी खत्म होने वाला पीरियड। तो 2 साल तक पोस्टपार्टम तक भी स्कैन हुआ औरतों का 26 टाइम। तो चेक किया गया कि जब प्रेगनेंसी हुई ना तो औरतों का जो कॉर्टिकल ग्रे मैटर था ब्रेन में, वो उसका वॉल्यूम गिर गया। ग्रे मैटर क्या होता है, जो ब्रेन में ये रिंकली एरियाज होते हैं ना, यहाँ पे ग्रे, इसका आउटर मोस्ट लेयर में ग्रे मैटर होता है। देखो ग्रे मैटर कुछ नहीं है, वो टिश्यू है। 2 तरह के मैटर होते हैं ब्रेन में, एक ग्रे मैटर और एक होता है व्हाइट मैटर। ठीक है, 2 तरह के। तो ग्रे मैटर जो है, उसको, व्हाइट मैटर को समझने के लिए आपको न्यूरॉन समझना पड़ेगा। ये देखो, ये न्यूरॉन का फिगर है। न्यूरॉन इज अ सेल, कौन सा सेल, तो नर्वस सेल। इसी नर्वस
नर्वस सेल से आपका नर्वस सिस्टम बना है। और नर्वस सिस्टम जो है वो किससे बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन होंगे ही। इस न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसको बोलते हैं सेल बॉडी, और ये जो होता है वो होता है एक्सॉन। तो जो सेल बॉडी वाला टिश्यू है ना, जिस टिश्यू में खूब सारी सेल बॉडी है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर, और जिस टिश्यू में खूब सारा एक्सॉन है उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर का काम होता है मेमोरी में, ठीक है। तो अगर औरतों के अंदर यानी कि माओ के अंदर ग्रे मैटर गिर रहा है तो यानी उनका मेमोरी का कैपेसिटी गिर रहा है, यानी एक औरत अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपने ब्रेन की मेमोरी तक खत्म करने के लिए तैयार होती है। तो बहुत बड़ा त्याग है, बहुत ही खूबसूरत चीज है। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या है। व्हाइट मैटर आपको समझ में आ गया, एक्सॉन से बना है। और व्हाइट मैटर किस में मदद करता है? तो लॉन्ग डिस्टेंस ब्रेन में जो कनेक्शन होता है ना उसमें मदद करता है। नेक्स्ट, जो ये थोड़ी सी मसालेदार न्यूज है, कुछ न्यूज होती है जिसको हम लोग मसालेदार बोलते हैं, इसको पढ़ के थोड़ा सा मजा आता है, इंटरटेनमेंट भी मिल जाता है पढ़ाई के साथ। वो ये है कि ट्रम्प जो है वो कौन है? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है। उनपे असैसिनेशन का अटेम्प्ट होने वाला था जिसको जो है फॉइल कर दिया गया, यानी कि खराब मतलब नहीं होने दिया गया। तो जो ट्रम्प पे असैसिनेशन का अटेम्प्ट है वो कौन कर रहा था? तो उसका नाम है रायन वीसली रोथ, जिसको यूक्रेन से बेसिकली थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है इस बंदे को, और ये यूक्रेन के लिए फाइट भी करना चाहता है और यूक्रेन के लिए मरना चाहता है। और अगर हम लोग ट्रम्प जी की बात करें तो उनका जो ये रशिया यूक्रेन वॉर पे स्टांस है ना, मतलब वो क्या सोचते हैं, वो थोड़े से प्रो रशिया है, ठीक है। और इस वजह से क्या है, इसको होगी थोड़ी सी नफरत, ऐसा सोचा जा रहा है। तभी ये मारने की कोशिश कर रहा था ट्रम्प को, लेकिन पकड़ा गया, ठीक है। इसके पास AK-47 स्टाइल की राइफल मिली है, और इसने जो है वो उसने बोला कि नथिंग विल, और इस पे डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे पे असैसिनेशन ट्रम्प करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो ये वाली चीज है, ठीक है। तो अभी यूएस में जो है ना, यूएस में प्रॉब्लम क्या है ना, देखो इतने असैसिनेशन अटेम्प्ट इतने तेजी से क्यों होते हैं? हर कंट्री की अपनी प्रॉब्लम है। इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? पॉवर्टी, गरीबी, भूखमरी, ये सब प्रॉब्लम है। यूएस की क्या प्रॉब्लम है? यूएस में इतना पॉवर्टी नहीं हमारे जितना, यूएस में गन वायलेंस है, ठीक है। गन वायलेंस की बहुत प्रॉब्लम है यूएस में। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस का जो लॉ है ना वो आपको बोलता है कि बच्चे से लेके बूढ़ा कोई भी अपने साथ गन रख सकता है, ठीक है। और ये जो गन रख सकता है, ये गन के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और इस वजह से हर दूसरे आदमी के पास गन होता है। तो क्या आप सुनते होगे कि आज किसी बच्चे ने स्कूल में किसी को गोली मार दी, किसी का परेड हो रही थी वहां पे किसी ने किसी को गोली मार दी, मतलब वहां पे गन वायलेंस बहुत है। किसी दिन कोई भी किसी को मार देता है जिसको जिस पे गुस्सा है, क्योंकि हर किसी के घर में एक गन रहती है, क्योंकि कोई लॉ तो है नहीं। इंडिया में आप नहीं रख सकते लगे गन, लेकिन यूएस में रख सकते हो। तो ये जो गन वायलेंस है ना, ये भी एक रीजन है कि इतने असैसिनेशन अटेम्प्ट इतने धड़ल्ले से हो रहे हैं वहां पे। इंडिया में करवा लो भाई, नहीं होगा। तो हमें थोड़ा सा गर्व भी करना चाहिए इस बात से कि हमारा देश महान है, ये सारी चीजें तो नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि एंथ्रैक्स नाम की बीमारी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है? विब्रियो कोलेरी, माइकोबैक्टीरियम, बैसिलस एंथ्रेसिस या प्लाज्मोडियम वाइवस? इसमें ये तीनों बैक्टीरिया हैं, और ये जो है आपका ये प्रोटोजोआ है, ठीक। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, पर आंसर तो आप ही बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये सारी कुछ चीजें थी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना जोश एकदम बना के रखना है। मैं मिलती हूँ आपसे दूसरी क्लास में। थैंक यू।